जब कोई आईटीआर आती है ना और वो कहता है 44 एडी या एडी में फाइल करनी है, मेरा स्टाफ बड़ा खुश हो जाता है। कहता है बहुत सिंपल सा है, सेल की वैल्यू डालो, प्रॉफिट निकालो, खटाखट करो, ओटीपी लो, आईटीआर फाइल। 3 मिनट में मैक्सिमम आईटीआर फाइल हो जाती है। आज की वीडियो उसी के ऊपर है कि क्या ध्यान रखना है हमें 44 एडी की आईटीआर फाइल करते वक्त या 44 एडी में फाइल कर रहे हैं। इस बार तो चेंजेस भी आ गए हैं, आपको 44 एडी में भी कैश का कंपोनेंट दिखाना है। तो जो लोग कैश में बिजनेस कर रहे हैं, जैसे डॉक्टर्स वगैरह हैं, उनके लिए खतरे की घंटी है थोड़ी सी। तो वीडियो को आखिर जरूर देखिएगा और आपका सबका स्वागत करता हूं अपने में यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट सचिन पे, जो आपको सिर्फ प्रैक्टिकल नॉलेज देता है, कोई किताबी ज्ञान या गूगल नहीं पढ़ाता है। तो मेरे साथ जुड़े रहिए। फर्स्ट टाइम आ रहे हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो दोस्तों 44 एडी की जब आईटीआर फाइल करते हैं, आईटीआर 3 या 4 जाती है जनरली जो हम भरते हैं। 90% बिजनेसमैन अपनी फाइल करते हैं आईटीआर 44 एडी या एडीए में, क्योंकि बुक्स ऑफ अकाउंट बनानी नहीं पड़ती हैं, कुछ रिकॉर्ड मेंटेन करना नहीं है। इनकम टैक्स के कई सारे प्रोविज़न हैं जिसका हमें फॉलो नहीं करना है। बहुत सारी चीज़ें मैं बता नहीं पा रहा, बहुत टाइम लग जाएगा उसके अंदर। मैं मेन बताना चाह रहा हूँ कि आईटीआर अगर आप भर रहे हो या आप किसी कंसल्टेंट से भरवा रहे हो या आप एडवोकेट या चार्टर्ड अकाउंटेंट है और आपका स्टाफ भरता है, तो वीडियो जरूर शेयर कर देना। कुछ बातों का ध्यान रखें। दिक्कत क्या आती है, 500 रुपये 1000 रुपये की हम आईटीआर भरते हैं 44 एडी वाली, जनरली ऐसा ही होता है। तो हम ज़्यादा वर्किंग नहीं करते हैं, ये बात भी सही है। अब शायद ही क्लाइंट देखे तो समझ जाए कि हाँ यार वर्किंग जरूरी है। साल में एक बार आईटीआर भरते हैं, उसके लिए हमें थोड़ा सा खर्चा करना चाहिए ताकि आईटीआर ठीक से भर जाए, आपका प्रोफाइल बन जाए। पहला पॉइंट, अगर आपके पास जीएसटी नंबर नहीं है, सबसे ज़्यादा लिमिट है 20 लाख की लिमिट चेक करनी है 44 एडीए में अगर आप प्रोफेशनल हैं, और 40 लाख की लिमिट है किसकी, ट्रेडिंग के केस में। अभी एक केस आया था मेरे पास, 99 लाख की थी, आदिवासी एरिया में शायद बेचता था कुछ, वो 99 लाख रुपए का आइटम था। वो कह रहा आदिवासी एरिया में, सर यहाँ को जीएसटी लेता नहीं है। उसका केस 44 एडी की वैसे लगा। 44 एडी में उसने आईटीआर फाइल करी थी, उसने एक प्रॉपर्टी खरीदी हुई थी, उस प्रॉपर्टी की वजह से उसका केस लगा। जब प्रॉपर्टी का केस लगा तो उसने पूछा भाई 44 एडी में आपने आईटीआर फाइल करी है 99 लाख रुपए की, आप हमें इसकी डिटेल दो और आप जीएसटी नंबर लिया तो वो दीजिए। उसने कहा मैं तो कुछ भी नहीं कराया था, ना मेरे पास कोई रिकॉर्ड है, सारा पैसा आया गया बाहर चला गया, ना मेरे पास बिल है, आदिवासी एरिया से रहता था। उसका केस तो मैंने करा दिया, पिछला रिकॉर्ड लेके सब कुछ। लेकिन दिक्कत क्या आई, अगर उसका प्रॉपर्टी का इशू नहीं होता तो वो 44 एडी वाली सेल को डिसअलाउ कर सकता था पूरी, क्योंकि उसके पास कोई एविडेंस नहीं थे। तो थोड़ा ध्यान रखना है, अगर आपका 20 लाख या 40 लाख की लिमिट है और आप लोन वीज़ा के लिए कुछ करना चाहते हो, लोग ओटीपी भर देते हैं, कहते कर दो, बैंक स्टेटमेंट दे दिया, बैंक स्टेटमेंट में 70 लाख आया हुआ है, 70 लाख का 6% निकाल दिया, कितना हो गया, 7×6=42, 4,20,000 रुपये की आईटीआर ले भर दी, कोई टैक्स तो बना नहीं। पर क्या 70 लाख का बैंक मेरा इनकम थी? क्या मैंने जीएसटी का ध्यान रखा? क्या मैंने कॉन्ट्रा एंट्री को भी बैंक से आया गया, कई बार एंट्री कैंसिल भी हो जाती है, कई बार मैं दोस्तों से पैसे भी लेता हूँ, क्या मेरी वो सेल है? दिक्कत नहीं आएगी। थोड़ा सा कैलकुलेशन करनी है, सेल्फ कैलकुलेशन करनी है। जो क्लाइंट है वो बताएंगे कि मेरी इतनी सेल है, ये चीज़ है, थोड़ी वर्किंग करनी पड़ेगी, टाइम निकालना पड़ेगा। सेल अगर जीएसटी वाली है तो जीएसटी 1 और जीएसटी 3 भी डाउनलोड कर लें। एक समरी निकल कर आती है पूरे साल की कि मेरी जीएसटी 1 और 3 में क्या सेल गई हुई है। उस सेल को बाइफरकेट कर लें कैश में और बैंक में। बहुत सारे केस ऐसे भी हैं मेरे पास जिसमें इन्होंने जीएसटी 1 की पूरी सेल दिखा दी, और वो भी एक जीएसटी की। एक क्लाइंट के पास 2 जीएसटी थे, उसने कहा आपके पास जीएसटी, उसने कहा हाँ, उन्होंने कहा मुझे जीएसटी का आईडी पासवर्ड देना, उसने एक जीएसटी का आईडी पासवर्ड दे दिया। 1 करोड़ की सेल थी, दोनों मिलाकर, एक में आ रही थी 70 लाख की सेल, एक में आती 30 लाख की सेल। उसने क्या करा, 70 लाख की सेल पे 6% निकाल दिया, आईटीआर भर दी, सबमिट कर दी। अब जब उसका केस लगा सिक्योरिटी में तो उसने कहा आपकी जो 2 सेल थी उसी बेस पे लगा कि सेल हाई है, दिखा कम रखी है। तो उसने कहा यार गलती कैसे होगी, करा पता नहीं सर, उसने मेरे से जो मांगा मैंने दे दिया। फिर मैं जब चेक करा उसके 2 जीएसटी थे, दोनों की सेल आनी थी, प्लस में कुछ कैश सेल भी थी। उसके बैंक में करीबन मेरे ख्याल से 19.5 लाख रुपए कैश भी डिपॉजिट था, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है। तो मैंने बोला कैश किस चीज़ का, कह रहा सर किस चीज़ का होगा, कैश सेल करिए मैंने। मैं क्या आपने तो आईटीएम में दिखा नहीं रखा, सारा बैंक में दिखा रखा है। मैं कहा आपका तो ये कैश भी ऐड हो जाएगा। क्या सर मुझे नहीं पता, अब जो आप देख लो, अब जो हो गया हो गया। अब ऐसे बोल देते हैं हमें, बताओ। तो ध्यान रखना है कि सारे जीएसटी नंबर की पूछ लें उससे कितने जीएसटी तेरे पास, और कैश और बैंक को जरूर बाइफरकेट कर लें, या क्लाइंट से बोल दें कि भाई तो अकाउंटिंग तो करता नहीं 44 एडी में, मुझे मोटा बैंक स्टेटमेंट बता दे कि कितनी सेल है कितनी परचेज है। एक बार बैंक स्टेटमेंट से सेल उससे कैलकुलेट करा लीजिए, कैश में भी बैंक की भी, ये चीज़ होगा। तीसरा पॉइंट, मैंने यहाँ पर गैप रखा है बहुत बड़ा। मेरे ख्याल से इंडिया के अंदर 95% लोग गलती करते हैं इसमें, चाहे फिर वो चार्टर्ड अकाउंटेंट हो या एडवोकेट हो या कोई प्रोफेशनल टैक्स प्रैक्टिशनर, मुझे लगता है वो गलती करते हैं इसके अंदर। क्या गलती,
6% प्रॉफिट तो हमारा होता है अगर मेरा बैंक में सेल पैसा आया हुआ है, और 8% है अगर कैश में। तो ये कैश वाला हो गया और ये बैंक वाला हो गया। एक चीज़ का ध्यान रखना है, जब मैं बैंक और कैश की बात कर रहा हूँ, कई सारा पैसा ऐसा भी होता है, मान लीजिए मेरे पास सेल तो हो गई 1 करोड़ की, ऐसा भी हो सकता है। एग्जाम्पल के लिए मेरे पास बैंक में आया 70 लाख रुपए, इसमें 40 लाख रुपए तो हो गया बैंक का, और कैश हो गया 30 लाख रुपए, ऐसे हो गया ना, 70 लाख रुपए आ गया। 1 करोड़ के ऊपर जाएगा, और यहाँ पे क्या करोगे, आप हिसाब लगाओगे कि कितना मेरे पास कैश में आ रहा है, कितना बैंक में आ रहा है। जो कैश बैंक का है वो तो लिखोगे, बाकी आपको एकदम से माननी पड़ेगी कि भैया आज जो पैसा आ गया है, आज तक तो आ गया होगा, सेल का पैसा मांगे चल रहा हूँ मैं, तो वो आपको पीछे डेट से कैलकुलेट करना पड़ेगा। यहाँ कंफ्यूज ना हो कि 1 करोड़ की जीएसटी की सेल है और यहाँ 70 लाख, 70 लाख दिखा दो और ये बाइफिकेशन दिखा दो। क्योंकि जब हम बात करते हैं बैंक और कैश की, तो मेरे बैंक में हो सकता है पूरा पैसा आ गया 1 करोड़, या आधा ही आया हो, या और भी कम आया हो। होता आपने 31 मार्च को 1 करोड़ की सेल कर दी, अब क्या करोगे, निकालोगे ना, एस्टिमेशन लगाओगे। अब क्वेश्चन क्या है, 95% लोग 6% ले लेंगे बैंक का, कैश कर लेंगे 8%, जो कि पूरी तरीके से गलत है। आपको हमेशा एक्चुअल प्रॉफिट दिखाना पड़ेगा। पिछली वीडियो जो मैंने डाली थी 40-40 वाली, इतना झगड़ा हुआ इसके ऊपर, सब कह रहे हैं आप कुछ नहीं आता, 6% दिखाना होता है, 8% दिखाना होता है। एक्चुअल प्रॉफिट कैसे निकालें हम, जब हम बुक से अकाउंट बनाते ही नहीं है। कहाँ से पढ़ाई करी सचिन जी आपने? कई लोगों ने, जो सीनियर लोग थे, उन्होंने बताया कि भैया पहला कुछ चार्टर्ड अकाउंटेंट हमें मिला, ये कमेंट भी आया था कि जो जानता है कि एक्चुअल प्रॉफिट दिखाना होता है। देखिए मैं बताता हूँ क्या ये कंसेप्ट आया क्यों 40-80 वाला, कि आपको बुक से अकाउंट मेंटेन नहीं करनी है, आप छोटे एसएससी हो, आपको टीडीएस, वीडीएस, 40A3 कैश पेमेंट वगैरह की इनकी कंप्लाइंस से बच जाओगे आप अपना मिनिमम 6-8% दिखा दो, या जो हायर है वो दिखा दो। होता है किसी केस में 1 करोड़ वाला आदमी है, अब 1 करोड़ वाले का प्रॉफिट हुआ 2 करोड़ का, मान लिया मैंने, यानी कि इससे कम हो गया। अब सरकार कहती है या तो लॉस दिखाना है तो ऑडिट कराओ, बैलेंस शीट बनाओ, अकाउंटिंग कराओ। अब वो कहता है एक तो मुझे 2 करोड़ का 2 लाख का प्रॉफिट हुआ, यानी कि 2%, उसमें से मैं सीए को इतना पैसा दे दूं। इससे अच्छा तो यही है भैया, मैं 1 करोड़ का 6% दिखा देता हूँ। सर मैं मांग के चल रहा हूँ बैंक से है 6 लाख दिखा देता हूँ, 7 लाख का तो माफी है प्रॉफिट, मैं प्रॉफिट हाई दिखा देता हूँ, पर मैं ऑडिट नहीं कराऊंगा। ये उनके लिए है। लेकिन एक केस है, अच्छा एग्जाम्पल बताता हूँ क्या है। प्रॉपर्टी का केस था, 1.5 करोड़ की प्रॉपर्टी बेची उसने, एक बंदे केस आया था मेरे पास, 1.5 करोड़ की, 1 करोड़ की खरीदी थी, 1.5 करोड़ की बेच दी उसने, दूरिंग द ईयर, कुछ सेटिंग वेटिंग करी, सर्कल बढ़ा बढ़ू के 1 करोड़ खरीदी, 1.5 करोड़ की बेच दी। उसके सीए ने क्या करा, सीए था एडवोकेट था, मुझे देखो याद नहीं है, 1.5 करोड़ के ऊपर 6% का 40-80 में दिखा दिया। अब उसका केस क्यों लगा बताऊं मैं, जब उसका 50 लाख का प्रॉफिट हुआ, उसने उस 50 लाख को, उसने आगे जमीन खरीदी थी, लेकिन उसने 50 लाख के लिए थोड़े टाइम के लिए एफडी करा दी। मतलब अमाउंट ज़्यादा था, मैं बता रहा हूँ डिफरेंस क्या है। मेरे ख्याल से मुझे अमाउंट याद नहीं कि 50 लाख पहले से ही था उसका एफडी का अमाउंट, उसने एफडी करा दी। आईटी कितने भरी उसने, 9 लाख रुपए की, 1.5 करोड़ का 6% 9 लाख, एफडी कितनी कराई, 50 लाख से ऊपर की थी, शायद 1.5 करोड़ की थी, मुझे याद नहीं एक्चुअली। एओ ने पूछा कि आपने 1.5 करोड़ की एफडी करा रखी है, या जो भी अमाउंट होगा, प्रॉफिट आपका 9 लाख रुपए, हमें इसका सोर्स बताइए। फिर उसने, मेरे पास अपील आई हुई है, अभी भी अपील है मेरे पास, उसने बोला कि मैंने प्रॉपर्टी बेची, ये इसकी कॉस्टिंग, उसने कहा 50 लाख का तो प्रॉफिट है आपका, आपने 9 लाख क्यों दिखाया। उसने लिखता रहा वो मैं 40-80 में बाहर फाइल करी है, 40-80 में 6% दिखाना है, ये है वो है, मेरे हाई प्रॉफिट से कोई मतलब नहीं है। ये उन्हें रिजेक्ट कर दिया। उसने लिखा कि हायर एस में भी पॉसिबल। 40-80 को पढ़िए एक बार ठीक से आप, कि 40-80 में लिखा क्या है। वहाँ पे एडहॉक बेसिस पे 6% नहीं है। एग्जाम्पल के लिए मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, ठीक, मैंने किसी के यहाँ 94J में एज ए प्रोफेशनली जॉब कर ली, सैलरी नहीं, प्रोफेशनली 2 लाख रुपये महीने की मेरी लग गई। एग्जाम्पल के लिए मेरे टीडीएस कट के मेरे अकाउंट में हर महीने 1,80,000 आ जाते हैं, 1,80,000 आ गए 10% काट के। अब मैं मान के चलता हूँ 10 महीने मैंने जॉब करी, 10 महीने मेरे पास 18 लाख रुपए आ गए। 10 महीने करी मैंने, मान के चल लेता हूँ मैं प्रोफेशनली, फुल टाइम मैंने काम करा, प्रोफेशनली ज्वाइन करा एज ए फ्रीलांसर, 1,80,000 के हिसाब से 10 महीने का 18 लाख आ गया मेरे पास। अब मैंने क्या करा, 18 लाख के हिसाब से इसका 9 लाख की आइटम भर दी मैंने, तो 44 ADA में, वहाँ 50% का है, मेरा कोई खर्चा नहीं था। और मैंने कितनी एफडी करा रखी है, एफडी मैंने करा दी 18 लाख रुपए की, क्योंकि मेरे पास 18 लाख पूरा बच गया। खर्चा वर्चा कंपनी का सब ऊपर से मुझे मिलता रहा, मैं कुछ फ्रीलांसर काम भी करता था बाय पार्ट टाइम, सब मिल गया। मैं 18 लाख की हर महीने जितना पैसा आया मैंने एफडी करा दी। गलत है ये, आपका प्रॉफिट 18 लाख है, आप 44 ADA के अंदर सेल दिखाओगे अपनी 18 लाख और डीम्ड प्रॉफिट दिखाओगे 18 लाख, ना कि 9 लाख।
आपकी जो इनकम है, अब आप कहोगे मैं कैलकुलेट कैसे करूँ, बुक सेव अकाउंट तो बनाता नहीं मैं, ना मैंडेटरी है। ऐसा नहीं है कि बुक सेव अकाउंट बनाता नहीं तो मुझे पता नहीं कि मेरा प्रॉफिट कितना है, मैं कैसे कह सकता हूँ। मुझे पता है कि मुझे 18 लाख की एफडी करानी है, मुझे पता है कि मेरे पास अकाउंट में 18 लाख पड़े हुए हैं। सेल्फ कंप्यूटेशन एक्चुअल बनानी पड़ेगी। नहीं आपको लगता कि मैं एग्जैक्टली नहीं बना सकता, कम से कम ये तो देख लो कि मेरा हाँ इतना प्रॉफिट है, मैंने इतना ड्राइंग करी है, इतनी एफडी कराई है, इतनी प्रॉपर्टी खरीदी, इतना पैसा लोन में दिया हुआ है। ऐसे भी हो सकता है। हो सकता है इस आदमी ने एफडी ना करा रखी होती, इसने कोई प्रॉपर्टी ली थी 18 लाख रुपये जमा कराता, या इसने घर वालों को पैसा दे दिया, उधर उधर दे दिया, खर्चा तो नहीं हुआ ना। खर्चा करना जरूरी है। हाँ अगर इसका खर्चा होता 9 लाख रुपये तो ये 44 एडी में कर लेता। सरकार कहती है हम मांगे चल रहे हैं कि आपका 50% खर्चा हो गया होगा, या इस केस के अंदर आपका 94 और इस केस में आपका 92%, इसी वजह से आपको अलाउ करती है। तो आपको हमेशा हायर प्रॉफिट दिखाना है और इसमें कोई भी डिबेट मत करना। अपने सीनियर एडवोकेट से या चार्टर्ड अकाउंटेंट से, कोई स्टाफ है या किसी और से, या गूगल पे सर्च मार लेना, मुझे नहीं पता गूगल पे क्या लिखा हुआ है। बहुत बड़ी वेबसाइट है एक, मैं नाम नहीं लूँगा, उसने भी गलत लिखा हुआ है। बहुत बड़ी वेबसाइट है, इस समय टॉप रैंकिंग पे चल रही है वो जीएसटी के मामले में, दूसरे मामले में भी। उसने एग्जाम्पल भी दिया हुआ 44 एडी का, उसने भी लिखा हुआ है कि ये ऑप्शन अच्छा है। उसने 1 करोड़ पे निकाला कि एक्चुअल प्रॉफिट आ रहा है 50 लाख का और मेरा 44 एडी में 6 लाख आ रहा है, तो 6 लाख से आईटी फाइल कर दो, 50 लाख को इग्नोर कर दो। उस वेबसाइट में भी गलत लिखा हुआ है दोस्तों, तो उस पर मत जाना है। एक्ट के हिसाब से एक्चुअल प्रॉफिट दिखाना है और एक्चुअल प्रॉफिट जरूर निकाल लेना। करंट अकाउंट को तो लोग ले लेते हैं, सेविंग अकाउंट भूल जाते हैं। जब आप सेल दिखाते हो, अगर आपकी सेल सेविंग में भी आई हुई है तो सेविंग अकाउंट को भी कंसीडर करना है, उसका बैंक भी देखना है। बैंक स्टेटमेंट में देख लें कि कैश और बैंक कितना है, ये जरूर चेक कर लें। जब आपका केस लगेगा तो जरूर चेक की जाएगी ये चीज़। कौन कौन से बिजनेस एलिजिबल हैं 44 एडी में और एडीए में। जैसे प्रॉपर्टी सेल करी उसने, क्या दिखा सकते हैं, दिखा तो सकते हो, लेकिन एक्चुअल प्रॉफिट ऐसा नहीं है कि आपने दिखा के 6% दिखा के बच गए। शेयर मार्केट में भी दिखा सकते हो आप F&O के अंदर। F&O मेरा बिजनेस इनकम है, एलिजिबल है, आप उस पर भी 6% दिखा सकते हो। उसमें कैश में तो कुछ होता ही नहीं है, सारा ऑनलाइन होता है, बैंक से होता है, तो 6% लगेगा उस पर। कई केस में लॉसेज होता है तो कहता है लॉस मेरा थोड़ा सा ही है जी, आप मेरा प्रॉफिट दिखा के खत्म कर दो उसको, वो कर सकते हो। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट आखिरी में बता रहा हूँ, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है, एनपी रेशियो चेक करनी है एवरी ईयर फ्यूचर के लिए। एक केस था, उसकी 8.5 लाख रुपए की सेल थी, प्रॉफिट था 5 लाख रुपए का। अगले साल फिर 9-10 लाख रुपए की सेल हुई इसकी, प्रॉफिट रहा 5 लाख रुपए का। क्यों? 5 लाख तक का माफ, उसने कहा 5 लाख तक दिखा देते टैक्स नहीं लगता। 8 लाख पे 5 लाख का प्रॉफिट, कितने रेशियो हो गया सोच लीजिए। फिर उसका धीरे धीरे केस बढ़ता गया, 2-3 साल में उसकी सेल हो गई 2.5-3 करोड़, 4 करोड़, 5 करोड़ की। उसका इनकम टैक्स में केस लगा, कुछ प्रॉपर्टी का उसने खरीदी बेची थी, उसके से केस लगा। उसने आईटीआर सबमिट नहीं करी, कुछ भी नहीं करा, काम ही नहीं करा उसने, कुछ भी सबमिट नहीं करा। एओ ने क्या करा, लास्ट ईयर की परसेंटेज ली और लगा दी कि आप पिछले 4-5 सालों में ये परसेंटेज दिखा रहे हो, मैं इस साल भी लगा रहा हूँ। वो कह रहा है ऐसे कैसे हो सकता है यार, मेरा 60% का प्रॉफिट सुना सकता है। मैंने बोला यार आपने दिखा रखा है, कह रहे वो तो 5 लाख तक टैक्स माफ था इसलिए दिखा दिया। तो ऐसा नहीं करना है, आपकी सेल जो मर्जी हो, एक्चुअल परसेंटेज जरूर निकाले। अगर वो 10% है तो 10% निकाले। अगर 8 लाख का 10% 80,000 बनता था तो उसको 80,000 लिखना चाहिए था, 5 लाख नहीं लिखना चाहिए था। आगे उसे दिक्कत आएगी। आपने एक बार एक्सेप्ट कर लिया कि मेरी रेशियो ये है, तो फ्यूचर में आपको रेशियो दिखाने में जब आपकी सेल बढ़ेगी तब दिक्कत आएगी। मान लीजिए किसी का 50 लाख की सेल है एग्जाम्पल के लिए, सारी बैंक से है, तो 5-6 30, 3 लाख हो गया। आप 3 लाख दिखाइए ना, ये नहीं कि इस साल 7 लाख माफ है तो 7 लाख दिखा दो। आपकी नेट प्रॉफिट रेशियो बढ़ गई, जब आपका प्रॉफिट बढ़ेगा 4 करोड़ 5 करोड़ होगा, तब आपको प्रॉफिट सेट करने में दिक्कत आएगी। एक्चुअल प्रॉफिट जो आपने यहाँ दिखाया है नोशनल में ज़्यादा बढ़ा के, वो रेशियो, और जो अगली बार आपका प्रॉफिट कम होगा, आपका 3% 4% आएगा, तब जब केस लगेगा तो इनकम टैक्स ऑफिसर पिछले साल की रेशियो जरूर देखता है, क्या पिछले साल की रेशियो क्या थी। आपने कैश डिपॉजिट करा है, बैंक में पैसा है, आप कहते हो मेरा पैसा ऐसा वाला वैसा वाला, कहता नहीं मैं तो इसकी सेल मानूंगा, तो हम ये ग्राउंड लेते, तो सेल मानना मान ले, पिछले साल की जो मेरी रेशियो प्रॉफिट की वो लगा के ऐड कर दे, कोई दिक्कत नहीं है। पर कई बार क्या होता है, पिछले साल आपने दिखा रखी होती है हाई प्रॉफिट रेशियो, तो उस चीज़ का भी ध्यान रखना है। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आपकी कोई क्वेरी है, कुछ चाहते हैं किसी टॉपिक पे वीडियो बनाऊं, वो भी आप मेरे से पूछ लीजिएगा। और वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, 44 एडी में 90% लोग फाइल करते हैं, और देखा कितने सारी पॉइंटों का ध्यान रखना पड़ता है। अगर आप क्लाइंट हैं आप भी देख लीजिए, आप अपने सी एडवोकेट को फॉरवर्ड कर दीजिए, और अगर आप प्रोफेशनल हैं तो आप अपने स्टाफ को फॉरवर्ड कर दें कि भैया 44 एडी से पहले क्लाइंट से ये चीज़ें पूछ लें। देखो हमारी जिम्मेदारी पूछना है, क्लाइंट फीस अच्छी देगा तो पूछ लीजिए, वरना उसको बता दीजिए भैया बाकी तेरी मर्जी है। अभी नहीं देगा तो आगे जब केस लगेंगे तब दिक्कत आएगी। सबके केस नहीं लगते, मैं मानता हूँ 4 से 5% लोग हैं, लेकिन वो हमें नहीं पता कि 4 से 5% कौन से लोग होंगे।
तो अगर हम सबका ध्यान रखेंगे तो हमारे प्रोफेशनल की इंटीग्रिटी भी बनी रहेगी। अगर आप फर्स्ट टाइम आ रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं इंडिया का इकलौता प्रैक्टिकल चैनल चलाता हूँ जहाँ पे मैं सिर्फ प्रैक्टिकल बातें करता हूँ। कोई गूगल किताब या नॉलेज इन्फॉर्मेशन देना मेरा पर्पज़ नहीं है। मैं चाहता हूँ आप हमेशा प्रैक्टिकल अपडेट रहें, आपको नॉलेज मिले और आप भी एक्सपर्ट बने मेरे साथ साथ। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल आइकन पे क्लिक कर दें ताकि जैसे भी डालूँ आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाओ। मेरी कोई भी वीडियो प्रैक्टिकल आप मिस ना करें। जल्द मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।